हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। तो जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आती है, कोई नई रिक्रूटमेंट आती है, तो मैं आपसे हमेशा यही कहता हूं कि अगर आप उस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आप उसमें अप्लाई जरूर किया करो और साथ ही साथ उसके लिए प्रिपरेशन भी करो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी का समय है एंड फ्यूचर है वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं दिख रहा है। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज की बात करूं तो जो सबसे बड़ा इशू जो अभी के समय में है वो है लेस नंबर ऑफ वैकेंसीज। अगर आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी किसी भी पोस्ट को उठा लो, उसमें आप देखो कि पिछले आज से 3 साल 4 साल पहले उसमें जो वैकेंसीज रिलीज की जाती है और आज जो वैकेंसी रिलीज की जाती है, आप देखोगे 50% से भी ज्यादा उसमें डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा नंबर ऑफ वैकेंसीज में। अगर बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग सेक्टर की भी वही हालत है। एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स में जो एग्जाम्स होते हैं सब में वैकेंसीज डिक्रीज हुई है पिछले कुछ सालों में। साथ ही साथ अगर बात करें रेलवेज की, तो रेलवेज में ग्रुप डी, ग्रुप सी लेवल की जो एग्जाम्स होती है उसमें तो इनका अलग ही चलता है, क्योंकि इसमें 3 साल 4 साल में एक बार रिक्रूटमेंट आती है। मोटी वैकेंसीज ये रिलीज करते हैं, 80,000, 90,000, 1 लाख वैकेंसीज रिलीज करते हैं, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है इसे करने में इन्हें 4 साल 5 साल लग जाता है, यानी कि नोटिफिकेशन से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक 4 साल का पूरा टाइम चला जाता है। तो ये एक तरह से होगा कि बहुत कम वैकेंसीज रिलीज की जाती है एंड फ्यूचर भी बहुत अनसर्टेन रहने वाला है गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए। और वैकेंसीज में ऑब्वियसली फ्यूचर में और कम वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अगली जो सबसे बड़ी इशू है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज कम तो आती है, लेकिन उसके बाद भी एक जो बड़ी इशू है वो है सिलेक्शन प्रोसेस का जो ड्यूरेशन होता है, जो स्पीड होता है, ये स्पीड बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे रेलवे के बारे में मैंने आपको बताया कि 4 साल 5 साल में इनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। एसएससी के साथ भी ऐसा ही है। एसएससी सीजीएल में भी अगर आप देखोगे तो एसएससी सीजीएल का भी जो पूरा प्रोसेस होता है, मतलब नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक 4 साल लगभग लग ही जाते हैं। यानी कि कोई स्टूडेंट अगर 24 एज में अगर एग्जाम दे रहा है तो चांसेस है कि उसकी फाइनल ज्वाइनिंग होते होते उसकी एज 27-28 ईयर्स हो जाएगी। अगर एक इंस्टीट्यूट एक केवल ऐसी है जिसमें जो ड्यूरेशन, जो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ये काफी फास्ट होता है, ये है आईबीपीएस। क्योंकि आईबीपीएस में अगर आप देखोगे तो इनकी नोटिफिकेशन टाइमली रिलीज की जाती है, एग्जाम्स टाइमली कंडक्ट की जाती है एंड जो पूरा प्रोसेस होता है रिजल्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस होता है ये काफी फास्ट होता है। तो केवल सिंगल एक ही इंस्टीट्यूट ऐसी है जो अच्छे से सारी एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कराती है। इसके अलावा जितने भी इंस्टीट्यूट्स है, रेलवेज की जो आरआरबी इन्होंने सेटअप की हुई है, आरआरसी जो है, या फिर एसएससी, ये सब बहुत डिले में काम करते हैं। तो इस जो स्पीड है इसे भी इस पे इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो पाएगा। इसके बाद जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स फेस करते हैं इशू वो है एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस लेना तो ऐसा बन गया है कि मतलब जैसे एक पैसा कमाने का एक नया तरीका बन चुका है। कुछ एग्जाम्स ठीक है उसमें एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज़ रखी जाती है और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के, लेकिन कुछ एग्जाम्स ऐसी, कुछ वैकेंसी ऐसी रहती है जिसमें 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फी रखा जाता है। कुछ एग्जाम्स में तो एग्जाम्स के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए तो 1200 से लेकर 1500 तक का अमाउंट भी रखा जाता है। अब हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतना अमाउंट अफोर्ड कर पाना, क्योंकि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑब्वियसली अगर कोई लोअर मिडिल क्लास के पर्सन है वो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पैसे की तो ऑलरेडी प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद हर नई नोटिफिकेशन आने के बाद हर नई रिक्रूटमेंट के लिए 1000 रुपीज़ 1500 रुपीज़ पे करना ये बहुत बड़ी इशू हो जाती है, खास करके जनरल के कैंडिडेट्स के लिए। जो एक और जो प्रॉब्लम है, जो चौथी प्रॉब्लम है, वो है नोटिफिकेशन। आपको पता होता है कि ठीक है नोटिफिकेशन इस एग्जाम की आएगी, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन को डिले कर दिया जाता है। यानी कि जो नोटिफिकेशन जैसे सपोज 2021 में आनी चाहिए थी वो नोटिफिकेशन 2022 में आती है, या फिर 2022 के बजाय भी 2023 में आती है। यानी कि डिपार्टमेंट में ऑलरेडी शॉर्टेज रहती है, शॉर्टेज में काम होता रहता है, पता रहता है कि यहाँ रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी स्टाफ की रिक्रूटमेंट नहीं की जाती। अब ऐसा रीजन क्यों किया जाता है? मे बी कॉस्ट कटिंग किया जाता है या फिर पैसे बचाने के लिए, जो भी हो, मतलब जो भी रीजन हो वो तो उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसके कारण देखिए प्रॉब्लम क्या हो जाता है। जैसे अगर 2021 में कोई नोटिफिकेशन आती है तो जो कैंडिडेट्स इनकी एज लिमिट 20-21 तक थी वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते, लेकिन अगर वही नोटिफिकेशन 2022 में यानी कि या फिर 2023 में आती है तो उसके कारण जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हैं वो भी अप्लाई करने के, उनकी एज लिमिट क्रॉस कर जाती है। तो उनके साथ फिर एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर जैसे सपोज उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर नॉर्मल 12th पास भी है और इनकी एज लिमिट क्रॉस कर जाती है तो उनके पास फिर जॉब की अपॉर्चुनिटी ही नहीं बचती है, तो एक मौका हाथ से निकल जाता है। तो इसलिए अगर नोटिफिकेशन टाइमली आती है तो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के साथ भी ऐसा होता है कि कम से कम उन्हें एक एक्स्ट्रा मौका तो मिलता है गवर्नमेंट जॉब के लिए।
और जो अभी गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो एक नई चीज आ गई है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, वीडियो आप इधर देख लेना, उसमें मैंने सारी चीजें बताई हुई है इसके बारे में। और ये प्रॉब्लम है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स की। अभी अगर आप देखोगे तो लगभग हर सरकारी ऑफिस में, हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये एक ट्रेंड जैसा चला हुआ है कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को हायर किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग की जा रही है। अब इसके कारण प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए नंबर ऑफ जो परमानेंट एम्प्लॉइज, जो नंबर ऑफ परमानेंट स्टाफ रहती है, या फिर जो हर साल वैकेंसीज निकलती थी, वो वैकेंसीज डिक्रीज हो गई है एंड उसकी जगह पे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को जॉब दी जा रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कहोगे कि ये तो अच्छी बात है कि ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है, ज्यादा लोगों को नौकरी मिले, तो एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छी बात है कि हाँ ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है। लेकिन उसमें फिर एक चीज ये भी होती है कि सैलरी कितनी दी जा रही है। जैसे अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन कर लेते हो, अच्छी खासी पोस्ट में सपोज अगर आप ज्वाइन करते हो, ग्रुप बी पोस्ट में अगर आप सपोज ज्वाइन करते हो, तो आपकी मंथली सैलरी रहती है 50,000 से 60,000। लेकिन आप जो वर्क करते हो, जो काम करते हो, वही काम आउटसोर्स करके, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को हायर करके उनसे वही काम कराया जाता है एंड उन्हें सैलरी दी जाती है 10,000 टू 15,000। तो जहां आपको 60,000 में आप सपोज आप सिंगल अकेले वर्क कर रहे थे, वहां पे आपकी जगह पे 5 एम्प्लॉइज हायर की जाती है, 5 स्टाफ हायर की जाती है, जिन्हें हर किसी को 10,000 या 12,000, 50,000, 15,000 ऐसे करके सैलरी दी जाती है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को ज्यादा हायर किया जाएगा तो इसका मतलब है कि जो वर्क है वो सब कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स से कराया जाएगा। तो डिपार्टमेंट में अगर रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी तो फिर परमानेंट वैकेंसीज ही नहीं निकलेगी, परमानेंट जॉब्स ही नहीं निकलेगी, गवर्नमेंट जॉब्स निकलेगी ही नहीं। तो उसके कारण आपको प्रॉब्लम होगी। जो कैंडिडेट्स अभी अगर आप देखोगे तो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक लोग प्रिपरेशन करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं कि किसी तरह एक गवर्नमेंट जॉब हो जाए, उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी, लाइफ सिक्योर हो जाएगी, एक स्टेबल जॉब हो जाएगी। लेकिन ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ नहीं होता है एंड अल्टीमेटली होता यह है कि उनकी एज क्रॉस कर जाती है और एज क्रॉस करने के बाद ऐसा हो जाता है कि जो स्किल्स वो अपने अंदर उस टाइम में डेवलप कर सकते थे, यानी कि 3 साल 4 साल में जो स्किल्स डेवलप कर सकते थे, वो स्किल डेवलप करने के समय में वो केवल गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते रहते हैं, एग्जाम देते रहते हैं और फिर फाइनली जब एज लिमिट क्रॉस कर जाती है तो उसके बाद फिर उनके पास वैसी रिक्वायरमेंट, उनके पास वैसी नॉलेज नहीं रहती है जो आज के टाइम में प्राइवेट सेक्टर में चाहिए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें देखी जाती है, आपकी बात करने का तरीका, आपकी लैंग्वेज स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी और साथ ही साथ आपकी नॉलेज, सारी चीजें चेक की जाती है, तब जाके आपको एक प्राइवेट जॉब भी मिलती है जिसमें सैलरी मात्र 20,000 से लेकर 25,000 रहती है। तो इसलिए ये सब कुछ चीजें हैं जिसके कारण गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स की जो फ्यूचर है, प्रेजेंट भी खराब है, फ्यूचर भी बहुत अनसर्टेन है कि फ्यूचर में क्या होगा। तो इसलिए मैं आपसे यही कहता हूं कि जब भी कोई भी वैकेंसी निकलती है, चाहे उसमें 200 वैकेंसी निकली हो, 100 वैकेंसी निकली हो या 1000 वैकेंसी निकली हो, लेकिन अगर आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप उसमें अप्लाई जरूर करो और अपना 100% दो ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। एक बार आपकी जॉब हो जाती है, किसी भी पोस्ट में आप ज्वाइन कर लो। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि एमटीएस की पोस्ट है तो उसमें ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर गवर्नमेंट जॉब है, एक स्टेबल जॉब है, अच्छी खासी सैलरी आपको मिल रही है तो उसमें आप डेफिनेटली ज्वाइन करो और उसके बाद आप तैयारी करते रहो, तो प्रिपरेशन करते रहो। या फिर आप किसी और सेक्टर में भी अगर आप जाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम रहेगी, कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इनकम रहेगी, ताकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ एंड उसके बाद फिर आप जो करना चाहते हो लाइफ में वो आप कर सकते हो। सो ये कुछ पॉइंट्स थी जिसके रिगार्डिंग मैंने बात की। आप कमेंट करके बताना कि ये जो पॉइंट्स है ये वैलिड पॉइंट्स है या फिर आपके अकॉर्डिंग और कुछ इसमें ऐड किया जा सकता है। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।